नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटेरिया का सेट नंबर 32। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 31 सेट देखे हैं, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पूरे विस्तार से देखे हैं। चलिए दोस्तों, उसी के क्रम में देखते हैं आज का सेट और देखते हैं पहला प्रश्न है, अपने विरोधियों के प्रति कठोर लोह एवं रक्त नीति का पालन किया था। तो ये पालन किसने किया था? तो ये पालन किया था बलबन ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने किया था? बलबन ने किया था। बलबन सिजदा और पेबोस प्रथा की शुरुआत किया था। नवरोज त्योहार की शुरुआत किया था बलबन ने। बलबन को नसरुद्दीन ने कौन सी उपाधि दिया था? उलुग खां की उपाधि दिया था। कौन सी उपाधि? उलुग खां की। चिहलगामी जो इल्तुतमिश के द्वारा शुरू किया था, बलबन ने उसे समाप्त किया था। शेर शाह सूरी की बात करें, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में, जिसमें हुमायूं हार गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्हें स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु कहा जाता है। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी, सबसे अधिक राजस्व इन्हीं ने लिया था, 1/2 कर दिया था राजस्व को। इनके द्वारा घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों की हुलिया लिखवाने की प्रथा स्टार्ट किया था। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, जब तक हमारे शरीर में खून का एक भी बूंद रहेगी, हम अंग्रेजों से बगावत और उसका विरोध करते रहेंगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन था पीर अली खान का। ऑप्शन नंबर ए। किनका था? पीर अली खान का था। अच्छा, भगत सिंह ने क्या? भगत सिंह ने कहा था साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो और क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। ये किसने कहा था? भगत सिंह ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अरविंद घोष के बारे में आप लोग जानते हैं, इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था? तो अरविंद घोष ने कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कांग्रेस टीबी यानी क्षय रोग से मरने वाली है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मराठों का मैकियावेली कहा गया है? तो मराठों का मैकियावेली नाना फडणवीस को कहा गया है। किसे? नाना फडणवीस को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, आप लोग बताएं इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु इनका वास्तविक नाम था। अच्छा, आप लोग बताएं मराठा के समय में कुछ संधियां हुई थी, उसमें से प्रमुख संधियां देख लेते हैं कब हुआ था। सूरत की संधि कब हुआ था? एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। सूरत की संधि 1775 में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुआ था? पुरंदर की संधि 1776 में हुआ था। सालवाई की संधि कब हुआ था? सालवाई की संधि 1782 में हुआ था। अच्छा, आप लोग बताएं बसीन की संधि कब हुआ था? यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ। 1802 ईस्वी में हुआ था बसीन की संधि। अच्छा, मंदसौर की संधि कब हुआ? मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में हुआ। 1818 ईस्वी में। अच्छा, आप लोग बताएं खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। किनके बीच? साहू और ताराबाई के बीच। और पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? पालखेड़ा का युद्ध 1728 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। प्रश्न है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किनके द्वारा किया गया था? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर सी। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इनकी हत्या नांदेड़ में कर दिया था। किसने इनकी हत्या किया था? तो गुल खान ने। किसने? गुल खान ने इसकी हत्या कर दिया था। अच्छा, आप लोग बताएं लंगर व्यवस्था प्रारंभ किसने किया? लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया था गुरु नानक ने। किसने? और लंगर को अस्थाई किसने बनाया था? तो लंगर को स्थायी बनाया था गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने लंगर को अस्थाई बनाया और गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया। गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया गुरु अंगद ने। आप लोग बताएं विवाह लवन पद्धति किसने प्रारंभ किया? तो विवाह लवन पद्धति किसने प्रारंभ किया था? गुरु अमरदास ने। किसने? गुरु अमरदास ने। अमृतसर जलाशय का निर्माण किसने कराया? अमृतसर
अमृत अमृतसर जलाशय का निर्माण किसने कराया? गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना भी किया। अच्छा आप लोग बताएं आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? आदि ग्रंथ की रचना तो गुरु अर्जुन ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ और हरमंदिर साहिब का निर्माण किया। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने किया? गुरु अर्जुन ने। अच्छा आप लोग बताएं अकाल तख्त की स्थापना किसने किया? अकाल तख्त की स्थापना तो अकाल तख्त की स्थापना गुरु हरगोविंद ने। किसने? गुरु हरगोविंद ने किया। गुरु हरगोविंद ने ही सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया था गुरु हरगोविंद ने। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। प्रश्न है मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कब की गई थी? तो प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1781 में। कहाँ? कलकत्ता में। प्रथम मदरसा कहाँ खोला गया था? कलकत्ता में इसकी स्थापना किया गया था। तो अच्छा आप लोग उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? उसमें थे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अच्छा आप लोग बताएं बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब हुआ? 1782 में किया गया था जोनाथन डंकन के द्वारा। 1784 में द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था विलियम जोन्स के द्वारा। अच्छा आप लोग बताएं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दास प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुआ? तो दास प्रथा का अंत लॉर्ड एलन ब्रो के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन नंबर सी 1843 ईस्वी में। कब? 1843 ईस्वी में। देख लेते हैं हम लोग शिशु वध पर रोक किसने लगाया था? शिशु वध पर तो शिशु वध पर रोक लगाया था वेलेजली ने। कब? वेलेजली ने। सती प्रथा पर रोक लगाया था विलियम बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कैनिंग के समय लागू हुआ था। कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में। किसके समय में? नॉर्थ ब्रुक के समय में। अच्छा एज ऑफ कंसेंट एक्ट किसके समय में? लैंसडाउन के समय में। और शारदा अधिनियम तो शारदा ये आया था इरविन के समय में 1930 ईस्वी में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब प्रश्न है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया था। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा मदन मोहन मालवीय इनके द्वारा हिंदू महासभा का स्थापना किया था। 1915 ईस्वी में। अच्छा आप लोग बताएं अभिनव भारत की स्थापना किनके द्वारा किया था? तो वीडी सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना किया गया था। तो आप लोग बताएं इंडियन लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया था। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना किया गया था। देखते प्रश्न 1857 की क्रांति के दौरान फैजाबाद में इसका नेतृत्व किसने किया था? तो फैजाबाद में नेतृत्व किया था मौलवी अहमदुल्ला ने। ऑप्शन नंबर सी। दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर ने। दिल्ली से जफर ने। कानपुर से नाना साहेब ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद के नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। अब बरेली से नेतृत्व किसने किया था? बरेली से खान बहादुर खान ने बरेली से नेतृत्व किया था। अच्छा आप लोग बताएं फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो फतेहपुर का नेतृत्व किया था अजीमुल्ला ने। किसने? अजीमुल्ला ने। अच्छा आप लोग बताएं तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुराम तात्या टोपे का
वास्तविक नाम था। तात्या टोपे नाना साहब के सेनापति थे। अच्छा, हजरत महल जिन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था, उसका वास्तविक नाम क्या था? उसका वास्तविक नाम था मोहम्मदो खातून उनका वास्तविक नाम था, बेगम हजरत महल का। देखते हैं अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन 1946 को, जो 1946 में आया था, मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो मुस्लिम लीग ने इसे कब स्वीकार किया था? तो 6 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। कब? 24 मार्च 1946 को। अच्छा, आप लोग बताएं कांग्रेस ने इसे कब स्वीकार किया था? कांग्रेस ने इसे कब स्वीकार किया था? तो 25 जून 1946 को कांग्रेस ने स्वीकार किया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये 3 इसके सदस्य थे। लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? तो भारत संविधान सभा का गठन के लिए और भारत का विभाजन करने, इनके द्वारा क्या भारत का विभाजन का प्रारूप तैयार हुआ और संविधान सभा का गठन किया गया। तो आप लोग बताएं संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, 296 में से कांग्रेस को कितने सीटें मिली? कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी और छोटे और निर्विरोध उम्मीदवारों को कुल 15 सीटें मिली थी। कुल 15 सीटें मिली थी 296 में से। अच्छा, इसकी पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक, तो इसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे? एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहली बैठक जो संविधान सभा का हुआ था, उस समय कुल 211 सदस्य उपस्थित हुए थे। देखते हैं अगला प्रश्न है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश निम्नलिखित में कौन था? तो भगत सिंह को फांसी सुनाने वाला न्यायाधीश था जीसी हिल्टन। ऑप्शन नंबर सी। कौन थे? जीसी हिल्टन थे। इन्हें किस केस में फांसी हुआ था? भगत सिंह को लाहौर का केस लादकर इन्हें फांसी की सजा दिया गया था। लाहौर केस लादकर फांसी की सजा दिया गया था। कब? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी पे लटका दिया गया था। अच्छा, बताइए आप लोग, सबसे पहले फांसी पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे खुदीराम बोस। कौन थे? खुदीराम बोस थे। इनको 11 अगस्त 1908 को फांसी पे लटकाया गया था। क्यों? तो इन्होंने किम्सफोर्ड का हत्या का प्रयास किया था, उसके गाड़ी पर बम फेंका था। अच्छा, खुदीराम बोस को पकड़ने वाला पुलिस कौन था? तो फतेह सिंह और शिव प्रसाद मिश्र ने खुदीराम बोस को पकड़ा था। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान से नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहां से? मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसकी लंबाई थी 11.88 मीटर, चौड़ाई था 7.01 मीटर और गहरा था 2.43 मीटर। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, जिसकी खोज 1922 में किसने किया? राखल दास बनर्जी ने। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, दयाराम सहनी ने खोज किया था 1921 ईस्वी में। कालीबंगा ये घग्घर नदी के किनारे है, यहाँ से जूते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए। अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है और यहाँ से यह ऐसा जगह है जो 3 भागों में विभाजित था, दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था। कब? 1938 में। ऑप्शन नंबर ए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? यह 1952 में प्रारंभ हुआ, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। परिवार नियोजन यह चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान
1975 ईस्वी के आसपास प्रारंभ हुआ था। अच्छा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये 1990 के आसपास प्रारंभ हुआ था, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुआ? अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये 1977-78 में प्रारंभ हुआ, 1977-78 में प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? हम लोगों ने पहले भी देखा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है हैदराबाद में। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय हैदराबाद में। और अभी IRDA के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सुभाष चंद्र खुटिया। सुभाष चंद्र खुटिया इसके अध्यक्ष हैं। तो आप लोग बताएं, LIC की स्थापना कब हुआ? 1956 में। LIC की स्थापना 1956 में। IRDA इसकी स्थापना हुआ था 1999 में, ये भी याद रखेंगे। इसकी स्थापना 1999 में हुआ और इसका मुख्यालय हैदराबाद में। LIC की स्थापना 1956 में, इसका मुख्यालय मुंबई में। सेबी की स्थापना कब हुआ? 1988 में। 1988 में। आप लोग बताएं, नाडा की स्थापना कब हुआ? तो नाडा की स्थापना 2005 में हुआ। कब? 2005 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क, ऑप्शन नंबर सी। सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण, जबकि नगर और संपत्ति प्रत्यक्ष कर के उदाहरण। देख लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण, बहुत बार देखें, रिपीट कर लेते हैं हम लोग। अप्रत्यक्ष कर के उत्पाद कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, सेवा शुल्क, विज्ञापन कर, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क, ये सब किस में आते हैं? ये अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। जबकि प्रत्यक्ष कर के उदाहरण देख लेते हैं, आयकर, निगम कर, व्यय कर, पूंजी पर लाभ कर, कृषि आय कर, राजस्व कर, पथ कर, ये सारे प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। प्रत्यक्ष कर हम लोग डायरेक्ट पेड करते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है। द अनलिमिटेड गोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो विक्रम सूद, इसके लेखक हैं विक्रम सूद, ऑप्शन नंबर सी। JK रोलिंग्स हैरी पॉटर के लेखक हैं, हैरी पॉटर के लेखक हैं JK रोलिंग्स। एडम स्मिथ, इनकी एक इकोनॉमिक्स की बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। मॉर्शल के भी इकोनॉमिक्स का बुक है, उनका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। किनकी पुस्तक है? मॉर्शल की। देखते हैं अगला प्रश्न है, भोर घाट दर्रा किन दो स्थानों का बीच का संपर्क मार्ग है? तो भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे का संपर्क मार्ग है, जबकि मुंबई और नासिक के बीच जाने का कौन सा रास्ता सड़क मार्ग है? तो मुंबई से नासिक जाने का रास्ता है थालघाट दर्रा। अच्छा, आप लोग बताएं, पालघाट दर्रा कहाँ है? तो पालघाट दर्रा कोचीन से कोयम्बटूर का सड़क मार्ग का रास्ता किससे होकर गुजरती है? पालघाट दर्रे से होकर गुजरती है। देखते हैं अगला प्रश्न है, पंचेश्वर परियोजना किन दो देशों की संयुक्त परियोजना है? ये भारत और नेपाल, ऑप्शन नंबर बी। भारत और नेपाल की परियोजना है पंचेश्वर परियोजना। इसके तहत 3 डैम बनाए जाएंगे, पंचेश्वर डैम, रूपाली घाट डैम और पूर्णागिरि डैम। ये शारदा नदी और उसके सहायक नदियों पर निर्मित होने वाला है। शारदा नदी और उसके सहायक नदियों पर निर्मित होने वाला परियोजना है, जो 2018 में प्रारंभ हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी और लगभग 2026 में पूरा होने का लक्ष्य है। देखते हैं, और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी होगी पंचेश्वर डैम की? तो इसकी ऊंचाई लगभग प्रस्तावित है 315 मीटर। देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसकी घोषणा किस वर्ष किया था? 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। कब? 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी सह्याद्री का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? तो दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है केंद्रोमुख। कौन सा?
केंद्रीय मुख दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। 1892 मीटर। सह्याद्री को दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो उत्तरी सह्याद्री का ऊंची चोटी का नाम है काल। उत्तरी सह्याद्री का ऊंची चोटी का नाम काल सुबाई। क्या नाम है? काल सुबाई उत्तरी सह्याद्री का ऊंची चोटी का नाम है, जिसकी ऊंचाई 1664 मीटर है। और दक्षिणी का तो केंद्रमुख, जिसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। तो आप लोग बताएं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी है? अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। 2695 मीटर, जो अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर है। नीलगिरी। नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। क्या नाम है? डोडा बेटा, और जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो जावा और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। कौन सा? सुंडा जल संधि। बात करें पाक जल संधि, तो पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ये भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। बात करते हैं मलक्का जल संधि की, तो ये अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। बात करें बेरिंग जल संधि की, तो ये बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच है, और ये रूस और अलास्का के बीच स्थित है। तो आप लोग बताएं मैगलन जल संधि। मैगलन जल संधि किसको जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। इस वन के पेड़ के पत्ते वर्ष में एक बार झड़ जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मृदा का क्षेत्रीय विस्तार भारत में सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे अधिक विस्तार जलोढ़ मिट्टी का। किसका? जलोढ़ मिट्टी का। ऑप्शन नंबर सी। जलोढ़ मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होती है। इसमें धान गेहूं जैसे फसल उगाए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो बांगड़ कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़ कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। बात करें काली मिट्टी, जिसे रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। किसमें होती है? काली मिट्टी में होती है। इसमें पोटास और चूना की अधिकता होती है। इसमें कपास, गन्ना, मूंगफली जैसे फसल उगाए जाते हैं। बात करते हैं लेटराइट मृदा का। तो लेटराइट मृदा में हम लोग किसकी खेती करते हैं? चाय और मसाले की खेती करते हैं। और लाल मृदा, इसमें जो है मोटे अनाज, दलहन आदि फसल उगाए जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस हम लोग 16 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं सितंबर के कुछ प्रमुख दिवस। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। 5 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस यानी अभियंता दिवस मनाते हैं। अभियंता दिवस। 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस मनाते हैं। 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस। जबकि 21 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व शांति दिवस। विश्व शांति दिवस। और 27 सितंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस। ये थे सितंबर के महत्वपूर्ण दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो उदय भूमि KR नारायणन का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, एकता भूमि किसकी है? ज्ञानी जैल सिंह।
एकता भूमि किसे? ज्ञानी जैल सिंह। जगजीवन राम समता स्थल, जगजीवन राम समता स्थल। शंकर दयाल शर्मा कर्मभूमि, इनकी समाधि स्थल का नाम है कर्मभूमि। तो आप लोग बताएं शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू, शांति स्थल जवाहरलाल नेहरू। और शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। और किसान घाट, किसान घाट संबंधित है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह से। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं परमवीर चक्र देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। परमवीर चक्र जिसकी शुरुआत 1950 में किया गया था, 1950 में। देश का द्वितीय वीरता पुरस्कार है महावीर चक्र, इसकी भी शुरुआत 1950 में किया गया था। अशोक चक्र जिसकी शुरुआत 1952 में किया गया था। अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है जिसकी शुरुआत 1961 में किया गया था। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न जिसकी शुरुआत 1954 में किया गया था। कब? 1954 में किया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है विदेशिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित? ये झारखंड से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी झारखंड। सोहराई, सोहराई लोकनृत्य। सरहुल, सरहुल और कर्मा ये कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के लोकनृत्य रासलीला, रासलीला, नौटंकी, कजरी, चचरी ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बिहार के तो झिझिया, बिहार के लोकनृत्य झिझिया, जट जाटिन, विदेशिया और पाइका, पाइका एग्जाम में आया हुआ है। पाइका विद्रोह नहीं, पाइका लोकनृत्य ये बिहार से संबंधित है। बात करें पश्चिम बंगाल की तो जातरा, जातरा, बाउल और ढाली ये पश्चिम बंगाल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम किस वर्ष फहराया गया था? तो ओलंपिक ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में फहराया गया था। ऑप्शन नंबर ए। ओलंपिक ध्वज की चर्चा करें तो ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था 1913 में। कब? 1913 में। और इसका उद्घाटन हुआ था 1914 में। उद्घाटन कब हुआ था? 1914 में। इसमें यह वाइट कलर का इसका बैकग्राउंड है और इसमें 5 चक्र हैं। पांचों चक्र का अलग अलग कलर है। उस कलर से महाद्वीप का संबोधन होता है। तो आप लोग बताएं नीला जो चक्र है वह किस महादेश का? तो नीला चक्र यूरोप महादेश का, नीला चक्र यूरोप महादेश का। काला जो चक्र है, काला चक्र अफ्रीका महादेश का, काला चक्र अफ्रीका महादेश का। वहीं लाल चक्र उत्तरी प्लस दक्षिणी अमेरिका का, उत्तरी प्लस दक्षिणी अमेरिका का। और बात करें पीला चक्र तो एशिया का, पीला चक्र एशिया का। और हरा चक्र जो है ऑस्ट्रेलिया का, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया का। देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा आप लोग बताएं ओलंपिक, तो प्राचीन ओलंपिक खेल 1776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था, जबकि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 1896 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूचना क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सूचना क्रांति के जनक के रूप में आर्थर सी क्लार्क, आर्थर सी क्लार्क को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? कल भी हम लोगों ने देखा है। तो कितने प्रकार का न्याय का वर्णन है? 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है, जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा है। कौन कौन? विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, और उपासना की स्वतंत्रता है। और 2 प्रकार की समानता की चर्चा है, प्रतिष्ठा का और अवसर का, प्रतिष्ठा का और अवसर की समानता है। अच्छा आप लोग बताएं संविधान सभा के सामने उद्देशिका कब प्रस्तुत किया गया था? तो नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और संविधान सभा ने 22 जनवरी
1947 को प्रस्तावना को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन, ये गलत है। राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका, सही है। द्विसदनात्मक यूएसए, ये भी गलत है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए ए नंबर। 1 और 3 गलत है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? जापान से। जबकि द्विसदनात्मक ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, बिहार में लोकसभा और राज्यसभा की कुल कितने सीटें हैं? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। देख लेते हैं कुछ राज्यों की लोकसभा और राज्यसभा की सीटें। आप लोग बताएं। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा का 48 सीटें हैं और राज्यसभा का 19 सीटें हैं। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो लोकसभा का 48 सीट है और राज्यसभा का 19 सीट है। बात करें तमिलनाडु की, तो लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करें तो लोकसभा की 14 सीटें हैं और राज्यसभा की 6 सीटें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है? तो हम लोग जानते हैं सर्वसम्मति। सर्वसम्मति से जो चयन होता है उसमें किसी प्रतिनिधित्व का सिद्धांत वह नहीं होता है, उसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है क्योंकि वह सर्वसम्मति से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 92वां संविधान संशोधन के तहत किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। कब? 2003 में। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़े गए थे। कौन कौन? तो बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली, ये 4 भाषा जोड़े गए थे 8वीं अनुसूची में। अच्छा, आप लोग बताएं, सिंधी को कब जोड़ा गया था? तो सिंधी को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। और उसके बाद 3 और भाषा जोड़े गए थे, नेपाली, मैथिली और कोंकण। ये 3 भाषा को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय राजनीति के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी? तो अभी तक बुलाई गई है 3 बार। ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अनुच्छेद 108 में है। 3 बार वो कब कब बुलाए गए थे? तो 3 बार ये बैठक कब बुलाए गए थे? तो ये 1961 में पहली बार बुलाया गया था दहेज प्रतिबंध विधेयक पास होने के लिए। दूसरी बात 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के तहत विधेयक को पारित करने के लिए। और तीसरी जो हुआ था 2002 में पोटा यानी आतंकवाद विरोधी विधेयक जो था उसे पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। तो अभी तक 3 बार, पहली 1961 में, दूसरा 1978 में और तीसरा 2002 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट की आयु क्या है? तो उसकी आयु है 62 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। प्रस्तावित किया गया है 65 वर्ष करने का, 62 वर्ष है। जहां उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 216 के तहत किया गया। अच्छा, आप लोग बताएं, पटना उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1916 में हुआ। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद चंद्रन। कौन है? विनोद चंद्रन वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ की कार्यकारी नौकरशाही भुजा कौन सी है? तो कार्यकारी नौकरशाही भुजा है यूरोपीय आयोग। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? यूरोपीय आयोग। बात कर लेते हैं यूरोपीय परिषद की। यूरोपीय परिषद यह विधानमंडल है। यह क्या है? विधानमंडल है।
और यूरोपीय संसद की बात करें तो यह संसदीय संस्थान है जो विधायी कार्यों को देखता है। संसद जो है विधायी कार्यों को देखता है। और यूरोपीय संघ में कुल 27 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 27 देश हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय हरित न्याय अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। अच्छा आप लोग बताएं, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में। कहाँ इसका मुख्यालय है? हरियाणा के गुरुग्राम में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश ने स्थापित किया गया? ये रूस के द्वारा किया था। किसके द्वारा? रूस के द्वारा किया था। वहीं बात करें भारत का, तो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है तारापुर। कौन सा? तारापुर। तारापुर ये किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। वहीं आप लोग बताएं कुंडलकुलम परमाणु विद्युत घर कहाँ है? तमिलनाडु में। कुंडलकुलम और कलपक्कम ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। केगा किस राज्य में है? केगा परमाणु घर कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है। वहीं बात करें काकरापार ये किस राज्य में है? काकरापार गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात में। यूपी में एक परमाणु बिजली घर है, उसका नाम है नरोरा। नरोरा किस राज्य में? यूपी में है। वहीं रावत भाटा ये राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बारबरी और जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्लें हैं? तो ये किसकी प्रमुख नस्लें हैं? बकरी की। किसकी? बकरी की। गाय की प्रमुख नस्लें जान लेते हैं। तो गाय की प्रमुख नस्लें हैं साहीवाल, रेड सिंधी, कॉकरेज और थार पाकर ये गाय की प्रमुख नस्लें। वहीं भैंस की प्रमुख नस्लें की बात करें तो मुर्रा, जाफराबादी, सुरती और मेहसाना ये भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है किसी घर में लगे बिजली बल्ब पर 200 वोल्ट लिखा हुआ है और वाट में 100 वाट लिखा हुआ है, तो उस बल्ब का कुल प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का R बराबर V²/P। तो V का मान है 200 का स्क्वायर और P यानी शक्ति, P का मान है 100। इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 4 पर 4 शून्य और 100, 20 काट देंगे तो कितना आया? 400 ओम। इसका आंसर हो जाएगा 400 ओम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फूल पत्ते का गिरना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो ये किस नियम का उदाहरण है? हम लोग जानते हैं किस नियम का? पहले नियम का, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और पहले नियम से ही बल की परिभाषा निकलती है। बल की परिभाषा निकलती। अच्छा न्यूटन ने ये गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ये उन्होंने एक उनकी बुक थी प्रिंसिपिया में ये गति का नियम दिया था। अच्छा आप लोग बताएं द्वितीय नियम। तो न्यूटन के द्वितीय नियम पहले नियम को ही विस्तारित करता है, जिससे हमें बल का व्यंजन प्राप्त होता है, यानी F बराबर ma। किससे प्राप्त होता है? न्यूटन के दूसरे नियम से। न्यूटन के तीसरा नियम हम लोग जानते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। चलिए दोस्तों प्रश्न है प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने नापा था। किसने नापा था? रोमर ने नापा था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड में। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर कितना देर में पहुंचता है? 1.28 सेकेंड में। 1.28 सेकेंड में। वहीं प्रकाश का वेग की बात करें तो कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं जल की बात करें तो जल में प्रकाश का वेग होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं तारपीन तेल की बात करें
जिसमें प्रकाश का वेग होता है 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, शेविंग ब्रश के रेशे का आपस में चिपक जाना किसका उदाहरण है? तो ये किसका उदाहरण है? ये पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। प्रयासता की बात करें, इलास्टिसिटी की बात करें, तो सबसे अधिक इलास्टिसिटी का गुण स्टील में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्टील में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो किसकी दिशा का? तो प्रेरित धारा की। ऑप्शन नंबर ए, किसका? प्रेरित धारा की। वहीं फ्लेमिंग के नियम की बात करें तो ये मान लेते हैं हाथ है, ये ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं और ये अंगूठा नीचे की ओर। ये कहता है, इसके तहत कहा जाता है कि अगर अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में हो तो ये अंगुली ऐसे हम लोग पकड़े हुए हैं, तो ये ऐसे, तो अंगुली जो है वह अंगुली क्या बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर। यानी अगर धारा इस दिशा में हो तो चुंबकीय क्षेत्र मेरा ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्नलिखित में कौन निर्धारित करता है? तो किसी तत्व का रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर सी। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होते हैं। तो आप लोग बताएं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन क्या खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। जिस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम हो वह उतना शुद्ध लोहा कहा जाता है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा होती है 0.12 से 0.25% और ये सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। वहीं बात करें ढलवा लोहे की तो इसमें 2.1 से 4% तक कार्बन होती है। और वहीं कच्चा लोहा की बात करें इसमें 3.5 से 4.5% कार्बन की मात्रा होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पीतल निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? तो हम लोग जानते हैं पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तांबा और तीन के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? कांसा। क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। वहीं बात करें तांबा जस्टा और तीन यानी CuZn प्लस Sn के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? गन मेटल। क्या कहते हैं? गन मेटल कहते हैं। अच्छा, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? क्वेश्चन आया हुआ है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? तो कॉपर, जिंक और निकेल। कॉपर, जिंक और निकेल के मिश्रण को जर्मन सिल्वर कहते हैं। वहीं बात करें टांका यानी सोल्डर, टांका की बात करें तो टीन और सीसा के मिश्रण को टांका कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, समुद्र में गोताखोरी करते समय गोताखोर ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ किस गैस का प्रयोग करते हैं? हीलियम का प्रयोग करते हैं। गोताखोर में ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें कृत्रिम सांस में ऑक्सीजन और हीलियम का ही प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें बल्ब में विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो ऑर्गन के साथ नाइट्रोजन। ऑर्गन के साथ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन के साथ कोई अक्रिय गैस उसमें भरा जाता है। वहीं बात करें ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन और वाष्प पारा भरी जाती है। देखते हैं अगला प्रश्न है, सुक्रोज के जल अपघटन से किसका निर्माण किया जाता है? तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों का निर्माण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और देखते हैं दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न।
प्रश्न भी अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेमिनेसी कुल का पौधा नहीं है? ग्रेमिनेसी कुल का पौधा कौन नहीं है? तो नारियल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए ग्रेमिनेसी कुल का पौधा। तो ग्रेमिनेसी कुल के पौधे आते हैं गेहूं, धान, बांस और ये जौ, मक्का, नारियल, ये ग्रेमिनेसी कुल के पौधे हैं। वहीं नारियल की बात करें तो नारियल किस कुल का पौधा है? तो नारियल पॉल्मी कुल का पौधा है। किसका? पॉल्मी कुल का। नारियल, खजूर, ताड़, ये सारे पॉल्मी कुल में आते हैं। कौन से कुल में? पॉल्मी कुल में आते हैं। वहीं बात करें लिलिएसी कुल में क्या आते हैं? तो लहसुन और प्याज, ये किस कुल में आते हैं? लहसुन और प्याज, ये लिलिएसी कुल में आते हैं। दोस्तों, ये था 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का सेट जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो वास्तव में आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।